नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त रूस हाई अलर्ट मोड पर है। रूस के एक हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमला हुआ है। इस हमले में रूस के 2 फाइटर जेट्स को भारी नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। जहां ये हमले हुए वो यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। इस खबर ने क्रेमलिन से कीव तक खलबली मचा दी है। और इस बीच आपको जानकारी दे दें कि महायुद्ध की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यूक्रेन में पुतिन के हमले को तेज करती हुई दिखाई देती है। ये हमले उस वक्त और तेज कर दिए गए जब व्लादिमीर पुतिन ने खुद डॉनबास जाने का ऐलान किया। इस रिपोर्ट में देखिए महायुद्ध के मैदान में इस वक्त की सबसे लेटेस्ट और डेंजरस स्थिति आखिर क्या कुछ कहानी बयां कर रही है। इस वक्त महायुद्ध में तोपों का मुंह यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में मुड़ा हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस बात से सशंकित हैं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन डॉनबास का दौरा करने वाले हैं। क्रेमलिन से यह खबर आग की तरफ फैलती हुई कीव पहुंचते ही प्रेसिडेंट और उनके टॉप के एडवाइजर सुपर एक्टिव मोड में हैं। कीव में हलचल अचानक आसमान पर पहुंच गई है। बारूद से जलते हुए मुल्क में पुतिन के उतरने का मतलब आखिर क्या है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। फिलहाल महायुद्ध की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। खेरसॉन की हाहाकारी हार के बाद अब पुतिन की सेना बख्मुत के मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है। वैसे भी रूस के कब्जे से 50% इलाकों को ज़ेलेंस्की छुड़ा लेने का दावा कर रहे हैं। नीपर नदी इस वक्त रूस और यूक्रेन की फौज की गोलाबारी से दहल रही है। ज़पोरिज़िया के गांव में रूस की सेना अटैक कर रही है। नीप्रोपेट्रोवस्क पर भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। बख्मुत इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 है। रूस की सेना के लिए बख्मुत फ्रंट आसान नहीं है। कुछ दिन पहले बख्मुत के हिस्सों पर रूस की फौज ने कब्जा किया भी, लेकिन इस लड़ाई में रूस के सैनिकों की मौत भी हुई। रूस की आर्मी की यह कोशिश है कि यूक्रेन के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ना है तो उसे बख्मुत पर कब्जा करना होगा। बख्मुत से होकर ही रास्ता पॉक्रोव्स्क, स्लोवियांस्क, क्रामातोर्स्क तक जाता है। खेरसॉन में मिले हार के घाव पर बख्मुत की जीत वाली मरहम लगाने के लिए रूस की सेना यूक्रेन की सेना से भीषण जंग लड़ रही है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन पर संगीन आरोप लगाए हैं कि रूस की सेना नागरिक इलाकों में मिसाइलों से अटैक कर रही है। युद्ध में सिर्फ आर्मी शेल्टर को ही दुश्मन देश टारगेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत युद्ध में इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र युद्ध में इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन पर ज़ेलेंस्की ने खुला आरोप लगाना शुरू किया कि रूस की सेना यूक्रेन के नागरिकों के सिर को निशाना बना रही है। कई बार स्कूल, अस्पताल या स्टेशन के विध्वंस की तस्वीरें भी आप तक पहुंची हैं, लेकिन इन सब के बीच खेरसॉन फिर जल रहा है। रूस के सैनिक खेरसॉन में बड़ी तादाद में माइंस और ट्रिप वायर्स जैसे कई घातक साजो सामान छोड़कर गए हैं। खेरसॉन में यूक्रेन की आर्मी ने ऐलान किया है कि उसने रूस के सैनिकों के छोड़े करीब 4200 एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी विस्फोट करने वाले यंत्र को सीज किया है। अब तक 1250 डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय यानी उनका नाश किया है। खेरसॉन के लोगों के लिए युद्ध वाले गम के अंधेरे के बीच अब खेरसॉन में 75% रोशनी लौट आई है। लेकिन ज़ेलेंस्की की खेरसॉन वाली जीत बहुत छोटी है। यह समझने के लिए आपको यह देखना जरूरी है कि इस वक्त यूक्रेन के कितने प्रतिशत इलाके या शहरों पर कब्जे का दावा है। लोहांस्क, मारियोपोल, खेरसॉन, क्राइमिया। यहां यह बिल्कुल क्लियर कर लें कि जिस खेरसॉन पर ज़ेलेंस्की दोबारा कब्जा कर लेने का दावा कर रहे हैं वो अभी पूरा रूस के नियंत्रण से बाहर नहीं गया है। इसीलिए खेरसॉन में अभी फाइट चल रही है। खेरसॉन का सच यह है कि यहां रूस की सेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूक्रेन की सेना वेधने में कामयाब रही।
रूसी फौज को यहां से भागना पड़ा। दुनिया भर में मैसेज प्रसारित हुआ कि पुतिन को ज़ेलेंस्की ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ज़ेलेंस्की इस जीत से प्रसन्न अब विंटर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। एक सफल कमांडर की तरह वो सर्दी के सितम से अपने सैनिकों को बचाने के लिए साजो सामान जुटा रहे हैं। इस काम में ब्रिटेन और अमेरिका ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму. Як би це не було важко. Вистояти, і ми вистоїмо. Вистояти цією зимою – це відстояти все. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. ज़ेलेंस्की 10 महीनों से युद्ध के मैदान में टिके हैं, तो वो यूक्रेन की जनता की ताकत है। यूक्रेन के युवा अपने सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। एकजुट और एकबद्ध ज़ेलेंस्की का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли. І ще більше дбати про одне одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. ज़ेलेंस्की की जनता युद्ध में उनके साथ है और खुद यूक्रेन के एक अफसर का दावा है कि अब तक 10 से 13 हजार तक की यूक्रेन की सेना युद्ध में मारी गई है, जबकि रूस के 90,000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है। इस बीच रूस में सैनिकों की कमी का नया आंकड़ा आया है। आप समझ सकते हैं कि युद्ध किस दिशा की ओर अग्रसर है। ज़ेलेंस्की की जीत और पुतिन की हार ने मॉस्को को खौला दिया है। खेरसॉन वाली लड़ाई पुतिन को शूल की तरह चुभ रही है और यही लड़ाई दुनिया की शांति को भी खाए जा रही है। आप एक रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे कि दुनिया भर में शांति की अपील के बीच दुनिया में हथियारों की खपत बढ़ गई है। ये हथियार अपनी रक्षा की गरज से कम खरीदे या बेचे जा रहे हैं। इन हथियारों की खरीद फरोख्त के पीछे अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों ने दुनिया को न्यू आर्म्स रेस में झोंक दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कोरोना से उपजी समस्या और यूक्रेन युद्ध के बीच आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में हथियारों की बिक्री लगातार 7वें साल भी नए रिकॉर्ड बना रही है। दुनिया की टॉप 100 आर्म्स कंपनियों की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि हथियारों की खरीद में इस साल 1.9% का इजाफा हुआ है। ये कारोबार अब $592 बिलियन तक पहुंच गया है। सिप्री ने कहा है कि सप्लाई चेन के ठप पड़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमें हथियारों के व्यापार में गिरावट का अनुमान था। हथियारों के दम पर ही ज़ेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने टिके हुए हैं। नाटो और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया है। क्या पैट्रियट मिसाइल हो या नेसम्स या जेवलिन मिसाइल, अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच वो रिपोर्ट भी याद आती है कि जब जो बाइडेन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें दुनिया भर में हथियारों की जरूरत वाले देश की लिस्ट बनाने की बात हुई थी, सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें हथियार सप्लाई में अमेरिका नंबर 1 है। दुनिया के कुल हथियारों का अकेले 51% यानी आधे से ज्यादा सिर्फ अमेरिका सेल करता है। अमेरिका के बाद चीन 18% के बाद 2 नंबर पर है। उसके साथ ब्रिटेन 6.8% के साथ नंबर 3 पर है। 4.9% के साथ फ्रांस नंबर 5 पर है। हथियारों की सेल में जापान का परसेंट है 1.5, जर्मनी 1.6, इटली 2.8, दक्षिण कोरिया 1.2, रूस 3% और इजराइल दुनिया को 2% हथियारों की खरीद बिक्री करता है। युद्ध में हथियारों की कमी सेना के कमजोर होने की पहली गारंटी है। पुतिन के तोपों और मिसाइलों की बर्बादी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास कितने हथियार बच गए हैं। इस बीच सिप्री की रिपोर्ट इन हथियारों की कहानी बयां करती है।
सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण दुनिया भर की हथियार निर्माता कंपनियों की सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना थी। पश्चिमी देशों के लिए रूस हथियारों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का एक अहम सप्लायर था। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा था कि यह अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी सेना को मजबूत करने के सपनों को चकनाचूर कर सकता था। इन देशों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के गोला बारूद और दूसरे जरूरी उपकरणों की सप्लाई की थी। ऐसे में इन देशों के अपने हथियारों के गोदाम खाली हो गए थे, जिन्हें भरना जरूरी था। सिप्री के मुताबिक दुनिया भर की टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में अकेले अमेरिका की 40 कंपनियां शामिल हैं। 100 कंपनियों की इस सूची में चीन की 8 हथियार निर्माता कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी कंपनियों ने 2021 में कुल $299 बिलियन की बिक्री की। चीन की कंपनियों ने $109 बिलियन के हथियार बेचे हैं। इस लिस्ट में टॉप पर काबिज 5 कंपनियों में सभी अमेरिका की हैं। इनमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियान टेक्नोलॉजीज, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन और जनरल डायनामिक्स शामिल है। इस साल से नहीं, पिछले कई सालों से चीन हथियार सप्लाई में अमेरिका को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंचना चाहता है। लेकिन अमेरिका की वेपन स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका सिर्फ हथियार बेचता ही नहीं, उसे यूक्रेन और ताइवान जैसे देशों को अपनी आजादी सुरक्षित रखने के लिए देता भी है, वो भी बहुत कम रेट पर। हालांकि इसके पीछे मंशा होती है अमेरिका के चौधरीपन वाले चेहरे को बरकरार रखने की। ज़ेलेंस्की को बोरे में नहीं, ट्रकों में भरकर हथियार मिल रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में इसका असर भी दिख रहा है। रूस के सैनिकों के हाथ से जीता हुआ यूक्रेन निकलता जा रहा है और पुतिन सिर्फ आंखें लाल करने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे। इधर युद्ध के हर बीतते दिन के साथ हथियारों की खपत बढ़ती जा रही है। दुनिया के दादाओं के इस जुमले के साथ शांति लाई जा रही है, हथियार नष्ट किए जा रहे हैं, हथियार बनाने बंद किए जा रहे हैं। चेचन्या के लीडर कादिर से दुश्मनी मतलब मौत को दावत। खबर स्वीडन से, जहां पर कादिर की आलोचना करने वाले एक ब्लॉगर की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन इससे भी बुरे हालात सामने आए हैं मारियोपोल में, जहां रमजान कादिर का कंट्रोल है। लेकिन यहां की कुछ ऐसी तस्वीरें लीक हो गई कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर मारियोपोल में कादिर ने क्या किया है कि लोग हैरान हैं? हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। अंतरिक्ष से देखा पुतिन की शक्ति का निशान। सैटेलाइट ने कैद की पुतिन की पावर की तस्वीर। दुनिया देखकर हैरान है। जंग के 8 महीने बाद मारियोपोल का नया चेहरा सामने आया। आखिर 8 महीने के अंदर मारियोपोल में पुतिन ने विद्रोहियों को कैसे कुचला? रूस की आर्मी ने ऐसा क्या किया है जिसका अंदाजा ज़ेलेंस्की और उनकी कोर टीम को भी नहीं लगा? मारियोपोल की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, जहां मौजूद हैं कादिरोव के बेटे और जहां से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि मारियोपोल के अंदर कब्रिस्तान का साइज और बड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया में 32 लाख करोड़ का नुकसान आखिर कैसे हुआ है? कैसे दुनिया में 20 करोड़ लोग इस जंग की वजह से भूखमरी से मौत की कगार पर खड़े हो गए हैं?
ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे खेरसॉन, जहां यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस की आर्मी जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। इस गोलीबारी के अंदर यूक्रेन के कई लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं। खेरसॉन के लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। पुतिन की फौजों ने दुश्मन की रातों की नींद भी पूरी तरह से छीन ली है। घायल नागरिक अपनी मरहम पट्टी करवाने में जुटे हैं। Еще не спал. И потом такой хлопок, ну как удар, взрыв, и мне на постель посыпались эти осколки какие-то. Ну что-то, ну упало, короче. और अब रूस की ये तस्वीर देखिए जो खेरसॉन की है। यहां पर भी रूस ने रॉकेट से हमला किया है। बम धमाकों की चोट से पूरा इलाका दहल उठा है। लोग खेरसॉन में अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो खेरसॉन में आज हो रहा है वही फरवरी से लेकर मई तक मारियोपोल में हुआ है। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के युद्ध में इतनी जबरदस्त तबाही मची है कि पूरा मारियोपोल बर्बाद हो गया। जो कि यूक्रेन का एक बेहद अहम बंदरगाह भी माना जाता है। इस पोर्ट सिटी पर कब्जे की लड़ाई में यूक्रेन और रूस दोनों का ही बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। खेरसॉन के एक इलाके में सरेंडर करने के बाद भी पुतिन की आर्मी खेरसॉन पर हमले कर रही है, जिससे ज़ेलेंस्की भी परेशान है। Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна, це вони пройшли. सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उतेन्स्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियोपोल में हुआ है उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियोपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियोपोल के रूस की आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियोपोल के लोगों के लिए। ये मारियोपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है। लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियोपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल के जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे।
इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो ये भी है कि मारियोपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहां पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को यह जगह इतनी सेफ लग रही है और यहां पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियोपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियोपोल कादिरव के कंट्रोल में है तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा? यूरोपियन यूनियन ने इस घटना को वॉर क्राइम कहा है और सीधे सीधे इसके लिए पुतिन और रूस की आर्मी को जिम्मेदार माना है। Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिका में एक ऐसी डील की खबर है जो यूक्रेन के महायुद्ध में पुतिन को फायदा दिला सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए, दो बड़े नेताओं ने ऐसी बात कह दी जिसके बहुत खतरनाक मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी बातों को बहुत विस्फोटक बताया जा रहा है। क्या नेटो बिखर जाएगा? क्या पुतिन का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला चल गया? क्या नेटो चकनाचूर हो जाएगा? आखिर दिसंबर के शुरू होते ही यूरोप में क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की को सामने हार नजर आने लगी? आखिर 2023 से पहले क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की के दोस्तों को पुतिन का सबसे बड़ा खौफ नजर आने लगा और अब सब बहुत ज्यादा डर गए हैं। इसका सबसे बड़ा इशारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आया, जिनका पिछले दिनों अमेरिका का दौरा भी काफी चर्चा में रहा। मैक्रों ने फ्रांस के ही मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का रोड मैप खुद तैयार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ज़ेलेंस्की को अखरी, वो था मैक्रों का रूस पर बयान। मैक्रों ने कहा कि यूरोप को सोचना चाहिए कि कैसे रूस को सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है, और दूसरी बात यह कि अगर रूस बातचीत के लिए तैयार होता है तो उसे सुरक्षा की गारंटी देने पर विचार करना चाहिए। दरअसल मैक्रों ने यह बात ऐसे वक्त कही है जब पुतिन का गुस्सा उबाल खा रहा है। खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने वहां कैसी बमबारी की है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। तबाही चारों ओर हो रही है और इसकी वजह रूस की नॉन स्टॉप बमबारी है। ये तस्वीरें खेरसॉन से कीव भी पहुंची। इन तस्वीरों को ज़ेलेंस्की ने अपने बंकर में देखा। नवंबर में खेरसॉन ने ऐसी तबाही देखी है कि ज़ेलेंस्की को भी डर लगने लगा है, लेकिन उनके पास हौसला कायम रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму. Як би це не було важко. Вистояти, і ми вистоїмо. Вистояти цією зимою – це відстояти все. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме.
Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन का डिफेंस नहीं बल्कि नेटो की सप्लाई लाइन मायने रखती है और उसमें मैक्रो के बयान के बाद सेंध लग चुकी है। इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है और पुतिन तो मैक्रो के बयान से बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेलेंस्की को तो लग रहा है कि इमैनुअल मैक्रो ने पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन पर डील कर ली है, ऐसी डील जिसमें सबसे ज्यादा ठगा हुआ खुद ज़ेलेंस्की महसूस कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यह भी लगने लगा है कि उनके कंधे पर रखकर नेटो जो बंदूक चलाता आ रहा है उसके कारतूस खत्म हो चुके हैं और अब उन्हें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैक्रो के बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ओलेस्की दानिलेव ने ट्वीट करके कहा कि कोई आतंकवादी और हत्यारे देश को सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है, युद्ध अपराध के केस चलाने की जगह समझौता करना चाहता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव यूक्रेन के बॉर्डर पर ही, ये बेलारूस का भी बॉर्डर है और नेटो का भी बॉर्डर है। इस बात को बाइडेन भी जानते हैं। मैक्रो ने उनसे मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर काफी देर तक बात की, लेकिन बाइडेन ने इस मीटिंग के बाद क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। There's one way for this war to end, the rational way. Putin to pull out of Ukraine, number one. But it appears he's not going to do that. He's paying a very heavy price for failing to do it, but he's inflicting incredible carnage on the civilian population of Ukraine. Bombing nurseries, hospitals, children's homes. It's sick what he's doing. But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is, let me choose my words very carefully. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. यानी बाइडेन कह रहे हैं कि पुतिन से नहीं मिलेंगे, साफ है कि अमेरिका रूस के खिलाफ है, और दूसरी तरफ मैक्रो कह रहे हैं कि रूस को सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। इससे जाहिर है कि मैक्रो के दिल में पुतिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इसका मतलब साफ है कि नेटो खुद पुतिन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। नेटो को समझ नहीं आ रहा कि पुतिन के खिलाफ युद्ध में मदद जारी रखी जाए या पुतिन से समझौता कर लिया जाए। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ज़ेलेंस्की को ही होगा, जो पहले से ही इस युद्ध में सब कुछ गंवा चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस के तमाम हमलों के बीच, जलते हुए खेरसोन और खार्किव के आसपास की तबाही के बीच ज़ेलेंस्की इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनकी बात से ये जाहिर भी हो जाता है। Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли. І ще більше дбати про одне одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. पुतिन को 24 घंटे बमबारी और फिर मैक्रो की तरफ से आई डिफेंसिव बातों के बीच नेटो और यूरोप क्या सोच रहा है, इस पर गौर कीजिएगा। आपको इस इलाके में पुतिन वाला खौफ साफ साफ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि यूक्रेन के बाद कौन से देश हैं जिनको पुतिन से सबसे ज्यादा खतरा है। यूक्रेन युद्ध को शुरू से पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उनका असली टारगेट वो छोटे और कमजोर देश कहे जा रहे हैं जो नेटो का हिस्सा जरूर है, लेकिन रूस के बॉर्डर के करीब है। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अगर युद्ध नहीं रुका और आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे। अब चलते हैं यूक्रेन की जमीन पर, जहां रूस के हवाई हमले कहर ढा रहे हैं। इन धमाकों को देखिए, ये रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम यानी रशियन एयरफोर्स को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। यहां यूक्रेन का बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था।
फिर उस पर गिरी रूस की गाइडेड मिसाइल। यूक्रेन की सेना चाहे मोर्चा संभाली हो, लेकिन रूस के ऐसे ही हमलों ने उसकी कमर भी बुरी तरह से तोड़ कर रख दी है और साथ में नाटो की हिम्मत भी जवाब देने लगी है। फिनलैंड, जो अभी नाटो सदस्य नहीं है, वहां की प्रधानमंत्री सना मैरिन ने कहा है कि यूरोप को अपना बचाव खुद करना होगा। सना मैरिन ने कहा है कि हमें मजबूत बनना होगा और यूरोप इस वक्त मजबूत नहीं है। अमेरिका के बिना यूरोप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। Make sure that we are stronger. And now I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving the war in Ukraine. The United States has given a lot of weapons, a lot of financial aid, a lot of humanitarian aid to Ukraine, and Europe isn't strong enough yet. ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई सना मैरिन को रूस का डर बहुत सता रहा है। वो जानती हैं कि पुतिन अगर यूक्रेन से आगे बढ़े तो उनकी रेंज में जो देश होंगे उसमें फिनलैंड का भी नंबर आएगा। सिडनी हार्बर के करीब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ टहलते हुए उन्होंने इस पर भी चर्चा की और बताया कि फिनलैंड कैसे यूक्रेन की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे छोटे हथियार हों या फिर दूसरी तरह की फंडिंग। फिनलैंड ने इस वक्त खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है। रूस से मुकाबला करने के लिए फिनलैंड ने करीब 10 लाख लोगों की ऐसी फौज बनाई हुई है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है, जो आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर किसी भी वक्त तैयार की जा सकती है। And we have to make sure that we are also building those capabilities when it comes to European defense industry, and making sure that we could cope in different kind of situations. यूक्रेन पर बढ़ते हुए रूस के हमले। मैक्रो का पुतिन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर और अब सना मैरिन की बातें, इनसे जाहिर है कि यूरोप बहुत डरा हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नाटो में शामिल होने की अर्जी दायर की थी, लेकिन अभी इसमें टर्की और हंगरी की तरफ से मंजूरी आनी बाकी है। यानी नाटो कैसे बढ़े और मजबूत बने, इस पर भी पूरे संगठन में एक राय नहीं है। Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage and cover the costs for rebuilding the country. And we have the means to make Russia pay. We have blocked 300 billion euros of the Russian central bank reserves, and we have frozen 19 billion euros of Russian oligarchs' money. यूरोप के नेता पुतिन की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन अंदर से यूरोप बहुत डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नाटो ने इस युद्ध की शुरुआत में ही कह दिया था कि नाटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा। ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा और ना ही नाटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन भी बनाएगा। नाटो के इलाके की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में बहुत बड़ी जंग चल रही है और इस बीच नाटो का कोल्ड रिस्पांस भी जारी है। नाटो के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर हमला कर सकता है। नाटो देश या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल